मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक टेस्टिकुलर एट्रोपी। टेस्टिकुलर एट्रोपी क्या होती है? एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें टेस्टिस जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शो भी कर रखा है कि एक नॉर्मल टेस्टिस है और एक क्या है जिसमें एट्रोपी हो रखी है, यानी कि एबनॉर्मल। जो नॉर्मल टेस्टिस होता है उसका साइज मेनली नॉर्मल मिलता है, लेकिन जिसमें एट्रोपी हो जाती है उसका क्या साइज जो होता है वो स्मॉल मिलता है। एट्रोपी के कारण क्या है, उसका साइज जो वो स्मॉल हो रखा है। टेस्टिस होते क्या हैं? ये मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है जो कि नंबर्स में कितनी होती हैं? 2। क्या होती है? मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है, नंबर्स में कितनी होती हैं? 2। ये लोकेटेड कहाँ पे होती है? स्क्रोटम के अंदर। कहाँ पे लोकेटेड होती है? स्क्रोटम के अंदर, जस्ट बिहाइंड द पेनिस, यानी कि पेनिस के पीछे और स्क्रोटम के अंदर ये लोकेटेड होती हैं। इन ग्लैंड्स का मेन काम क्या होता है? ये स्पर्म्स का प्रोडक्शन अपने अंदर करवाती है। स्पर्म्स का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिकुलर एट्रोपी होती कब है? जब टेस्टिस जो वो श्रिंक हो जाते हैं। उसके बाद है टेस्टिकुलर एट्रोपी कब होती है? जब टेस्टिस श्रिंक हो जाते हैं। इन केस ऑफ टेस्टिकुलर एट्रोपी द टेस्टिस गेट स्मॉलर ड्यू टू ए लॉस ऑफ सम ऑफ द जर्म सेल्स एंड लीडिंग सेल्स। यानी कि जो टेस्टिकुलर एट्रोपी कब होती है वो मेनली तब होती है जब जर्म सेल्स और लीडिंग सेल्स में लॉस हो जाता है और वो किसी कारण से स्मॉलर हो जाती है। किसके कारण होती है? जर्म सेल्स और जो लीडिंग सेल्स है, मेनली इन दो सेल्स की वजह से ही क्या है, इन दो सेल्स के साइज के स्मॉलर होने के कारण ही क्या है, टेस्टिकुलर एट्रोपी होती है। जर्म सेल्स का मेन कारण क्या होता है? ये स्पर्म्स का प्रोडक्शन करवाती हैं, जबकि जो लीडिंग सेल्स है वो क्या करवाती है? टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाती हैं। कंफ्यूज मत होना, जो जर्म सेल्स होती है वो क्या करवाती है? स्पर्म्स का प्रोडक्शन, और लीडिंग सेल्स क्या करवाती है? टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाती हैं। If the testes shrink, a person could have a lower sperm count, lower testosterone level, or both due to the loss of cells. इसमें क्या कहता है कि अगर किसी को क्या टेस्टिस श्रिंक हो गई, यानी कि एट्रोपी वहाँ पे हो गई है। श्रिंकेज और एट्रोपी में डिफरेंस है। अगर वहाँ पे क्या एट्रोपी हो गई है तो एट्रोपी होने के कारण क्या होगा, जो स्पर्म है, स्पर्म काउंट वो क्या है, लो हो जाएगा। स्पर्म काउंट लो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे क्या है, जर्म सेल्स का अमाउंट कम है, उनका साइज जो वो कम हो गया, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट भी कम हो जाएगा वहाँ पे। और क्या, हमारी लीडिंग सेल्स भी कम होगी, जिसकी वजह से क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल वो भी कम हो जाता है। और इनकी वजह से फिर क्या है, वही टेस्टिकुलर एट्रोपी हो जाती है। टेस्टिकुलर एट्रोपी डिफर्स फ्रॉम द श्रिंकिंग और टेस्टिकुलर एट्रोपी जो वो अलग अलग है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कभी भी कि श्रिंकिंग है तो टेस्टिकुलर एट्रोपी होगी, नहीं, ये अलग है। जो टेस्टिकुलर एट्रोपी होती है वो किसके कारण से होती है? मैंने बता दिया, जर्म सेल्स और लीडिंग सेल्स के साइज के कम होने की वजह से। लेकिन श्रिंकिंग कब भी हो सकती है? ये कोल्ड टेम्परेचर की वजह से भी हो सकती है श्रिंकिंग। जो नॉर्मल अगर मेल है तो उसको भी क्या श्रिंकिंग हो सकती है। ये किस कारण से हो सकती है? कोल्ड टेम्परेचर की वजह से। इन कूलर टेम्परेचर द स्क्रोटम रिट्रैक्ट्स और श्रिंक। जो स्क्रोटम होता है वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, जिससे ये लगता है कि उसके टेस्टिस का साइज कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ वैसे ही लगता है। पुलिंग द टेस्टिज क्लोजर टू द बॉडी, वो क्या कर देता है, जब स्क्रोटम का साइज कम हो जाता है, यानी कि वो श्रिंक हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या कर देता है, वो टेस्टिज को बॉडी की साइड पुल कर देता है ताकि उसके टेस्टिज को वहाँ से गर्मी मिल सके। इन वार्मर टेम्परेचर इट लूजन, जब क्या वहाँ पे टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर यानी कि जो इन्वायरमेंट है अगर वो वार्म अप है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या है, टेस्टिस जो होते हैं वो लूजन शो होते हैं, यानी कि उस टाइम पे क्या वो लूजन शो होते हैं। और लेकिन टेम्परेचर जब कूल है तो वो क्या श्रिंकिंग शो होते हैं। लेकिन एट्रोपी जो वो बिल्कुल अलग है। और ये लूज क्यों होते हैं? ताकि क्या टेस्टिस जो वो कूल हो जाए और उनका टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन रह सके। उसके बाद है इटियोलॉजी, यानी कि जो टेस्टिकुलर एट्रोपी होती है वो किसके कारण होती है? ये किसके कारण होती है? एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड कैन कोज टेस्टिकुलर एट्रोपी बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। आपने देखा भी होगा कुछ सेक्स की ड्राइव्स को बढ़ाने के लिए कुछ हार्मोन्स को इनटेक कर लेते हैं, वो क्या कुछ टैबलेट्स लेते हैं ताकि उसके सेक्स डिजायर्स बढ़े, लेकिन क्या उसका साइड इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्टिकुलर एट्रोपी हो सकती है। उसके बाद है प्रोग्रेसिव एथेरोस्क्लेरोसिस नैरोइंग द ब्लड सप्लाई इन ओल्ड एज। जो वहाँ की ब्लड वेसल्स होती हैं,
ब्लड वेसल्स है। अगर वहाँ पे अर्थरोस्क्लेरोसिस हो गया तो उसकी वजह से भी क्या है, सप्लाई अच्छे से नहीं होगी, ब्लड की सप्लाई अच्छे से अगर टेस्टिज के अंदर नहीं होगी तो क्या होगा, जो सेल्स है वहाँ की सेल्स की भी सप्लाई अच्छे से नहीं होगी तो उनका साइज कम हो सकता है, जिसकी वजह से टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। उसके बाद है क्रिप्टोकिडिज्म। क्रिप्टोकिडिज्म क्या होता है, एक ये कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होती है जो मैंने आपको पहली वीडियो में भी करवा रखा है। इसमें क्या होता है, टेस्टिस जो होते हैं वो बचपन से ही या फिर उसके बाद क्या होता है, वो उसके स्क्रोटम के अंदर नहीं आते। पिट्यूटरीजम, हाइपोपिट्यूटरीजम में क्या होता है, जो उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वही क्या है, टेस्ट जो हार्मोन्स उसके लिए चाहिए होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही हार्मोन्स का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी क्या टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। ई रेडिएशंस यानी कि क्या है, अगर जो मेल पेशेंट है वो रेडिएशंस के एक्सपोजर में ज़्यादा रहता है तो उसकी वजह से भी क्या टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। माल न्यूट्रिशन, अगर वो क्या अच्छे से खाना नहीं खाता है तो उसकी वजह से भी टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। उसके बाद है साइन एंड सिम्टम्स। इसके कुछ साइन सिम्टम्स है, जैसे कि अगर बच्चा है वो यानी कि उसको प्यूबर्टी अभी तक नहीं आई है तो उसमें क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसका जो पेनिस का साइज़ है, देखो टेस्टिस तो अभी हम उसके अच्छे से शो अप नहीं करा सकते, उसको जो पेनिस का साइज़ है वो लार्ज मिलेगा। उसके जो फेशियल और प्यूबिक हेयर्स हैं यानी कि जो नॉर्मली शो अप होते हैं, जो नॉर्मली होते हैं वैसे बच्चों में दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे प्यूबर्टी पे वो आना स्टार्ट करता है और उस टाइम पे जो ग्रोथ होनी होती है उस टाइम पे तो वो उसके हेयर्स की ग्रोथ वहाँ पे नहीं हो पाती अच्छे से, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि टेस्टिकुलर एट्रोफी इसको हो सकती है। उसके बाद अगर प्यूबर्टी उसको होगी है यानी कि प्यूबर्टी यानी कि वो क्या है, प्यूबर्टी की एज पे आ चुका है तो उस टाइम पे कौन कौन से सिम्टम्स उसको शो हो सकते हैं। सॉफ्ट टेस्टिकल्स, जो टेस्टिकल्स है वो कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, और जो सेक्स के ड्राइव्स है वो क्या, लो होंगी, उसका सेक्स का कोई मूड नहीं होगा। उसके बाद क्या है, रिड्यूस मसल्स मास, जो उसके मसल्स है वहाँ पे तो उनका मास भी क्या है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इनफर्टिलिटी, उसमें क्या है, इनफर्टिलिटी आ जाएगी। मेन सी बात है स्पर्म्स का लेवल कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी लेवल कम है, जिसकी वजह से क्या है इनफर्टिलिटी उसको हो जाती है और वो क्या है बच्चों और क्या वो फर्टिलाइजेशन के कैपेबल नहीं रहता। रिड्यूस फेशियल और प्यूबिक हेयर्स, प्यूबर्टी पे तो क्या नॉर्मली हेयर्स उसको होते ही है, लेकिन क्या है यहाँ पे उसके फेशियल और प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ वहाँ पे नहीं होगी, वो क्या है लेस इन नंबर्स होंगे। उसके बाद है अगर ये वाली कंडीशन ना हो के कुछ अंडरलेइंग उसको कंडीशन है या कि उसकी अंदरूनी कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से क्या टेस्टिकुलर एट्रोफी हो रखी है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके क्या होगा, टेस्टिकल्स में पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगी, वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है और क्या है फीवर भी होगा। अब इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, उसकी वजह से फीवर तो होता ही और क्या नोजिया भी उसको हो सकता है। उसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी, जो टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले क्या, रिस्क फैक्टर्स आएंगे किसके कारण जो टेस्टिकुलर एट्रोफी हो रखी है वो वाले रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे आएंगे। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी फैक्टर वहाँ पे आता है। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो क्या करेंगे, डिक्रीज लीडिंग सेल फंक्शन, जो लीडिंग सेल्स हैं उनके फंक्शंस को कम कर देंगे। लीडिंग सेल्स का क्या काम था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करवाना, तो वहाँ पे उसका क्या है प्रोडक्शन कम होगा टेस्टोस्टेरोन का। और क्या यहाँ पे जो जेनेटिक फैक्टर्स है उनकी वजह से क्या होगा, डिस्टर्ब स्टीरोइल सेल फंक्शंस, जो स्टीरोली सेल्स होती है वो क्या करती हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है यानी कि स्पर्म्स का प्रोडक्शन करवाने में वो हेल्प करती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या स्पर्म्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जब वो वहाँ पे आता है तो उसकी वजह से क्या है स्टीरोली सेल्स अपने फंक्शंस करती है और वो क्या स्पर्म्स का प्रोडक्शन कराने में वहाँ पे हेल्प करती है, लेकिन वहाँ पे डिस्टर्बेंस वहाँ पे हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या है जो जर्म सेल्स है उनमें भी इम्पेयरमेंट आ जाएगी, जर्म सेल्स में भी क्या इम्पेयरमेंट आ जाएगी। इम्पेयरमेंट होने की वजह से क्या जो स्पर्म सेल्स है वो वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। देखो मैंने बताया था कि जो लीडिंग सेल्स और जर्म सेल्स हैं उनकी डिफिशियंसी है, उनके साइज के कम होने की वजह से क्या होता है टेस्टिकुलर एट्रोफी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है जो लीडिंग सेल्स है और जर्म सेल्स है दोनों में क्या है इम्पेयरमेंट आ गई है, यानी कि उसके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसमें भी इम्पेयरमेंट आ गई, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी नहीं बन रहा, अब वो भी नहीं बन रहा तो उसकी वजह से क्या स्पर्म्स भी नहीं बन रहे हैं, जर्म सेल्स भी अच्छे से नहीं वहाँ पे बन रही है, इम्पेयरमेंट वहाँ पे आ गई है।
तो उन दोनों की वजह से क्या होएगा, टेस्टिकुलर फंक्शंस जो वो इम्पेयर्ड हो जाएंगे, वहाँ पे एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो हो जाएगा, स्पर्म काउंट भी वहाँ पे लो हो जाएंगे, और जो टेस्टिकुलर सेल्स हैं उनमें भी लॉस हो जाएगा, यानी कि उनका भी साइज जो का वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, टेस्टिकुलर एट्रोपी हो जाती है।